हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे पास वार्षिक परीक्षा 2024 का कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पेपर। काफ़ी बच्चों को भौतिक विज्ञान में काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये पेपर उन्हीं के लिए है और ये पेपर आपको 70 में 70 अंक लाने का पूरा प्रयास करेगा। तो चलिए फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बहुकल्पी का है, खंड पहले का। तो पहला है कि परम शून्य ताप होता है, तो इसमें इसका सही उत्तर होगा हमारा क्या, -273 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो है आप एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये कि परम शून्य ताप जो है 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो ये हमारी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है, तो ये होता है कितना, 2 सेकंड। अब आज इसमें आपको जो है एक नोट करने वाली बात भी इसमें है। ठीक है। तो नोट करने वाली बात इसमें ये है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल तो 2 सेकंड होता ही है, साथ में जो है पृथ्वी पर सेकंड लोलक की जो प्रभाव की लंबाई होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। तो इसे भी आप जरूर ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी है, एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, इसकी गति की स्वतंत्र कोटि की संख्या है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, इसका सही उत्तर है 3। ठीक है। अब 3 कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। तो इसमें जो है 3, ये जो है पहला लंबाई की स्वतंत्र कोटि, ठीक है, यानी कि वो आगे पीछे उड़ सकता है। दूसरा क्या है, ऊंचाई की स्वतंत्र कोटि, यानी ऊपर नीचे भी वो उड़ सकता है। और फिर तीसरा है कि दिशा की स्वतंत्र कोटि, यानी ये विभिन्न दिशाओं में भी उड़ सकता है पक्षी, यानी इसकी 3 स्वतंत्र कोटियाँ होती हैं। तो इसे भी आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर हम फिर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, इसमें साबुन के घोल के बुलबुले की त्रिज्या r तथा पृष्ठ तनाव t है, बुलबुले के भीतर अधिक के दाब का सूत्र है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 4T/r। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ है, एक ऊष्मा गतिक निकाय को 100 जूल ऊष्मा दी जाती है तथा निकाय द्वारा 50 जूल कार्य किया जाता है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, तो इसका भी देख लेते हैं सॉल्व। तो इसमें जो है यांत्रिक ऊर्जा यानी डेल्टा U बराबर जो है Q माइनस W। अब इसमें Q क्या है, निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा। ठीक है। और W क्या होगा, हमारा निकाय द्वारा किया गया कार्य। ठीक है। तो इसमें से हम सूत्र के हिसाब से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इतना हमारा क्या उत्तर आया, 50 जूल, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, तीसरा, 50 जूल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं कि क्या है। इसमें खंड, ये तो दूसरा चालू हो गया, तो ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 को भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दाब की परिभाषा, सूत्र, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है। तो दाब का जो है हमारा जो है खंड हमने ये सॉल्व किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि दाब जो है किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है। और इसे निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जाता है। तो ये है P बराबर F/A। F आपका बल हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल, और P दाब हो गया। ठीक है। उसके बाद दाब का SI मात्रक पास्कल है, जो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। और इसका विमीय सूत्र जो है P/m(l-1) और T-2 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये है कि तरल दाब के लिए पास्कल का नियम लिखिए। ठीक है। तो पास्कल का नियम भी हम देख लेते हैं। तो पास्कल का नियम ये कहता है कि यदि एक तरल को किसी बंद कंटेनर में संकुचित किया जाए तो वह दाब तरल के सभी बिंदुओं पर समान रूप से फैलता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी बिंदु पर दाब में परिवर्तन किया जाता है तो यह परिवर्तन तरल के सभी बिंदुओं पर तुरंत और समान रूप से फैलता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं, आप ये समझिए कि जैसे कोई घर में आपके जो है कोई बाल्टी हो जो ऊपर से बंद हो, और जो है उसमें जो है आप किसी तरह का एक उंगली आगा आप डाल देते हैं या फिर कोई पत्थर या कुछ अन्य जो चीज़ है जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है। वो अगर आप डालेंगे तो उससे जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर जो है
उसमें जितनी भी दिशाएं होती हैं, जो 4 दिशाएं हैं, उनमें समान रूप से वो दाब बढ़ जाएगा, जिससे जो है पानी पर उस जो आपके द्वारा लगाया गया जो दाब है वो एकदम शून्य के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो अब अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, पहले उसके हम सूत्र में देख लेते हैं पहले तो, क्योंकि ये तो सिर्फ इसका पास्कल का नियम हो गया। सूत्र कैसे है कि यदि एक तरल में किसी बिंदु पर दाब P1 है और दूसरे बिंदु पर P2 है, तो P2 बराबर P1 प्लस PGH, यानी इसमें ये तरल का घनत्व है और G गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है और H क्या है, तरल की गहराई। ठीक है, अब इसका अनुप्रयोग भी एक देख लेते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कोई उदाहरण पूछा गया तो हम क्या बताएंगे। तो उदाहरण यह है कि हाइड्रोलिक सिस्टम, जैसे कि ब्रेकिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक प्रेस आदि में इसका प्रयोग होता है, जहाँ छोटे बल को बड़े बल में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम जो है चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हुक का प्रत्यय स्थिति संबंधी नियम, प्रत्यय स्थिरता गुणांक का मात्रक एवं विमित सूत्र लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हमारा है, हुक का नियम कि किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर लागू बल प्रत्यास्थ वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती x या F बराबर जो होता है kx। ठीक है, जिसमें जो k है वो प्रत्यास्थता गुणांक है। उदाहरण के तौर पर हुक के नियम को हम देखते हैं कि जब आप एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो वह लंबा हो जाता है। ठीक है, और अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो अपनी पुरानी जो है लंबाई में फिर से लौट आता है। ठीक है, अब प्रत्यास्थता गुणांक हम देख लेते हैं। तो प्रत्यास्थता गुणांक जो है क्या करता है, तो ये यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी आसानी से खींची या दबाई जा सकती है। ठीक है, अब प्रत्यास्थता गुणांक का हम मात्रक भी देख लेते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर यानी Nm होता है। विमित सूत्र जो के बराबर ml-1 t-2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन यानी 5वां हमारा ये है कि यांत्रिक तरंगें किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती हैं, इनका नाम और उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगों का ये है कि यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिन्हें संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम की ये तरंगें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। इसमें जो है यांत्रिक तरंगों के प्रकार भी पूछा गया है, तो यांत्रिक तरंगों के आप प्रकार को भी देख लीजिएगा। तो यांत्रिक तरंगों के प्रकार 2 हैं। पहला ये है कि अनुप्रस्थ तरंग, इन तरंगों में माध्यम के कणों का दोलन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं रस्सी में उत्पन्न तरंगे। ठीक है, अब जो इसका दूसरा प्रकार भी हम देख लेते हैं। तो दूसरा जो है इसका है अनुदैर्ध्य तरंग, इनमें माध्यम के कणों का दोलन तरंग की दिशा में होता है, उदाहरण जैसे ध्वनि तरंगे। ठीक है, अब नोट करने वाली बात यह है कि इसमें यांत्रिक तरंगे जो हैं ठोस द्रव या गैस माध्यम में संचालित होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि आदर्श गैस किसे कहते हैं, इसके लिए बॉयल का नियम लिखिए। ठीक है, तो आदर्श गैस वह गैस होती है जो ताप और दाब के सभी मानों पर गैस के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। और इसका जो है यहाँ पे थोड़ा ये गलत लगता लिख गया है, तो यहाँ पे जो आप मानिएगा कि यहाँ पे इनका जो अणु का बिंदु है उसका द्रव्यमान नहीं होता है, यानी कि इनका जो भी द्रव्यमान होता है वो नगण्य माना जाता है। ठीक है, और आपस में कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अब बॉयल का नियम भी देख लेते हैं क्योंकि आगे यही था। तो इस नियम के अनुसार कि यदि स्थिर ताप हो तो गैस का दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी P बराबर 1/V या PV बराबर नियतांक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है ये, विकिरण संबंधी वीन का विस्थापन नियम लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर ये है कि वीन का विस्थापन नियम यह बताता है कि किसी कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तरंगदैर्ध्य उस कृष्णिका के ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम डॉट T बराबर B, और B क्या है इसमें, वीन का विस्थापन स्थिरांक, और इसका मान क्या है 2.8977 इंटू 10⁻³ mK। ठीक है, के यानी कि केल्विन। ठीक है, और अब इसमें लैम्डा mx का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि तापमान बढ़ता है तो अधिकतम तरंगदैर्ध्य घटता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके बाद जो अथवा में इसमें दिया गया है 7वें का, गुप्त ऊष्मा की परिभाषा सूत्र मात्रक एवं प्रकार लिखिए। ठीक है, तो इसका भी हम देख लेते हैं उत्तर। तो इसका उत्तर जो है, तो इसका उत्तर ये है कि
गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है, जबकि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी Q बराबर ml। Q जो इसमें गुप्त ऊष्मा होती है जो कि जूल के रूप में होती है, और m क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान, और L होता है गुप्त ऊष्मा यानी कि जूल प्रति किलो, और इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, यानी इन्हीं के मात्रक को उठा के इसमें जो है इसके मात्रक के रूप में बना दिया गया है। अब इसमें जो है गुप्त ऊष्मा के प्रकार भी हैं क्वेश्चन के अनुसार, तो इसका भी उत्तर देख लीजिए। गुप्त ऊष्मा के जो है दो प्रकार हैं। पहला जो है द्रव की गुप्त ऊष्मा है जो कि ठोस से द्रव में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है, और दूसरा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी कि द्रव से गैस में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा। और इसका जो विमी सूत्र होता है वो m0 L² और T-2 होता है। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये खंड तीसरा है अतिलघु उत्तरी प्रश्न का। ये ऊपर के सारे खंड सॉल्व हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अभिकेंद्र बल से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र मात्रक दिशा लिखिए। एक 500 ग्राम का पिंड जो है 2 मीटर की त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है, तो पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्र, इसमें जो बाल लिखा है इसका मतलब बल है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका भी उत्तर हम देख लेते हैं। तो इसका उत्तर जो है हमारा यही है कि वह बल जो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में गति करते समय केंद्र की ओर खींचता है वह जो है अभिकेंद्र बल होता है। ठीक है, और यह बल जो है आवश्यक है ताकि वस्तु अपनी वृत्तीय गति बनाए रख सके। ठीक है, और अभिकेंद्र बल का जो सूत्र है वो F बराबर mv²/r होता है। ठीक है, अब इसका मात्रक भी हम देख लेते हैं। तो मात्रक इसका जो है अभिकेंद्र बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, और दिशा क्या होता है, अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की ओर होता है। ठीक है, अब जो इसमें क्वेश्चन भी दिया गया था वो भी हम सॉल्व देख लेते हैं। तो इसमें जो है द्रव्यमान इन्होंने 500 ग्राम दिया था, जिसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो 0.5 आ गया, और त्रिज्या जो दी गई थी 2 मीटर वो हमने लिख दी है, और v जो यानी वेग इन्होंने दिया था 10 मीटर प्रति सेकंड। फॉर्मूले में हमने रख दिया अभी केंद्र बल निकालने के लिए, तो mv²/r और वैल्यू रख दी 0.5 × 10⁻²/2। ठीक है, उसके बाद 10 का हमने स्क्वायर कर दिया तो हो गया 100 यानी कि 100 हो गया। ठीक है, अब जो है कुछ आपको नहीं इसमें देखना है ज़्यादा, ये दो से हम अगर कैंसिल इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50, और अगर 50 का आप इससे गुणा करेंगे इसका मतलब आप इसका आधा कर लीजिएगा, तो आधा यानी कितना आ गया 25, और 25 क्या है ये न्यूटन। ठीक है, अतः विकेंद्र बल का मान कितना हो गया 25 न्यूटन। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो 9 है वो है कि ऊष्मागतिकी के तीनों नियमों को लिखिए। ठीक है, तो इसके जो 3 नियम हैं कि एक तो पहला यही है कि ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम। तो इस नियम को देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय A तथा B तीसरे निकाय C के साथ तापीय संतुलन में हो तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होते हैं, और ये नियम क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम कहलाता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार ऊष्मा तथा कार्य ऊर्जा के ही दो रूप हैं तथा जो परस्पर तुल्य होते हैं। ठीक है, कार्य ऊष्मा का एक निश्चित अनुपात होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, और इसे J से निरूपित करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन आपको समझने के लिए ये जरूरी है। अर्थात कार्य बराबर ऊष्मा बराबर J या W बराबर J × थीटा, जिसमें J बराबर 0.18 जूल प्रति कैलोरी होता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का ये पहला नियम हो गया, और ये अगला यानी दूसरा नियम हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें प्रथम पढ़ा है तो इसे आप कंफ्यूज ना होइएगा, वो शून्य की वजह से जो है उससे पहला दिया गया और इसे द्वितीय दिया गया है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए कि इस नियम के अनुसार किसी ऊष्मागतिकी निकाय को दी गई ऊष्मा दो रूपों में निकाय व्यय करता है। तो अब ये अगले दो रूपों में कैसे व्यय करता है ये भी आप आगे देख लीजिए। तो पहला तो ये यही है कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के लिए
खर्च करता है, और दूसरा क्या है, निकाय द्वारा परिवेश के विरुद्ध किए गए कार्य के रूप में। अतः थीटा बराबर क्या हो गया, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को अवकलन के रूप में अगर देखा जाए तो डी थीटा बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू के रूप में निरूपित करते हैं। आखिरी नियम जो ऊष्मागतिकी का तीसरा है, जो कि इसमें द्वितीय नियम लिखा गया है, वो ये है कि किसी ऊष्मागतिकी निकाय में बिना मशीन के स्वतः गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रभाव असंभव है। इसे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यानी 10 है, न्यूटन के गति विषयक तीनों नियमों को लिखिए। तो ये तो आपको पता ही होंगे कि तीनों नियम, इसमें वैसे इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रथम नियम तो यही है कि यदि कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है तो वह वैसी स्थिति में रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, ये तो पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम जो है ये है कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के जो है अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तथा संवेग परिवर्तन की जो दिशा होती है आरोपित बल की दिशा के अनुदिश होती है। ठीक है, दूसरा ये हो गया। और तीसरा तो आप जानते हैं कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, और लेकिन विपरीत होती है और ताक्षणिक होती है। ठीक है, यानी ये न्यूटन के 3 गति विषय तीनों नियम हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियमों को लिखिए। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो केपलर ने इसमें 3 नियम दिए थे। तो पहला नियम इसमें ये है कि दीर्घवृत्तीय कक्षा का नियम। तो ये क्या है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य यानी तारा के परितः दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहे हैं और सूर्य इस दीर्घवृत्ताकार पथ के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। यानी कि इस ग्राफ के जरिए आप समझ सकते हैं कि V1 जो है वो बड़ा है किससे, V2 से। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम नियम। तो अगला नियम क्या है, क्षेत्रीय चाल का नियम। यानी कि किसी ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। अर्थात किसी ग्रह का क्षेत्रीय चाल जो है नियत होता है। यह नियम क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, तो नियम नंबर 2 के जो से स्पष्ट है कि जब ग्रह सूर्य के पास होता है तो उसकी चाल तेज हो जाती है। तो इस ग्राफ के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है इसमें यदि डेल्टा टी समान हो तो A2 बराबर A1 होता है। ठीक है, अब इसमें तीसरा नियम देख लेते हैं जो कि आखिरी है, परिक्रमण काल का नियम। तो ये क्या है कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग T² ग्रह के दीर्घवृत्ताकार पथ के अर्ध दीर्घ कक्ष यानी एक के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात T² समानुपाती A³। ठीक है, या T² समानुपाती A3/2। ठीक है, और इसमें थोड़ा आगे है, ये भी आप देख लीजिए जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि T² बराबर KA³। ठीक है, तो इस नियम से स्पष्ट है कि जो ग्रह सूर्य के निकट होते हैं उनका परिक्रमण काल कम होता है और जो दूर होते हैं उनका परिक्रमण काल ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जो है हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो है हमारा जो है खंड चौथा चालू हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो है एक मिनट। ठीक है, तो अगला जो चौथा खंड है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है कि बर्नौली का प्रमेय कथन एवं समीकरण लिखिए। यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, इसके 2 व्यवहारिक उपयोग भी लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बर्नौली का जो है कथन एवं समीकरण देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो है जो आप देख पा रहे हैं कि तरलों के धारा रेखी प्रवाह के लिए जो बर्नौली का सिद्धांत है उसका जो है ये चित्र है। और ये जो है उनका जो है प्रमेय कथन या फिर हम कहें कि नियम जो इन्होंने दिया है।
ठीक है, यानी कि सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत के अनुसार किसी आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह के किसी बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस दाब ऊर्जा का योग सदैव नियत होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस दाब ऊर्जा बराबर क्या हुआ, नियतांक। ठीक है, यानी कि 1/5 यानी कि 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी बराबर नियतांक। ठीक है, या फिर 1/2 रो पी वी वन स्क्वायर और प्लस रो जी एच वन प्लस पी वन बराबर 1/2 फिर रो वी स्क्वायर और यानी कि ये वी टू का था। ठीक है, और इसमें रो जी एच टू प्लस पी टू। ठीक है, इसमें वी वन था तो इसमें क्या होगा, पी टू। ठीक है, तो ये इनका जो है एक समीकरण इन्होंने दे दिया था। अब हम ये देख लेते हैं कि ये किस भौतिक राशि के संरक्षण पर ये आधारित है। ठीक है, तो अभी तो आपने देखा ही था कि बर्नौली प्रमेय जो है ऊषा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि एमसीक्यू में था। ठीक है, अब इसके कुछ अनुप्रयोग भी हम देख लेते हैं। तो अनुप्रयोग जो है ये अगर आपको थोड़ा अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हवाई जहाज़ की उड़ान के लिए विमान का डिज़ाइन। ठीक है, इसमें कैसे इस्तेमाल होता है, तो इसमें देख लीजिए बर्नौली जो प्रमेय का उपयोग हवाई जहाज़ में भी किया जाता है, जो हवाई जहाज़ों के पंखों वृक्क रूप दिया जाता है, अर्थात इनके पंख ऊपर से कुछ मुड़े हुए होते हैं तथा ये पंख नीचे से सपाट अर्थात समतल होते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसका कारण भी आप देख लीजिए। चूंकि पंख नीचे से समतल हैं अर्थात नीचे से हवा धीरे गति करती है, जिससे पंख के नीचे हवा का दाब अधिक बन जाता है। इसी प्रकार पंख का ऊपर का हिस्सा वृक्क करने से यही हवा का गमन तेजी से होता है, जिससे पंख के ऊपर के दाब वायु का दाब कम हो जाता है और इन दोनों कारणों के कारण प्लेन आसानी से हवा में उड़ने लगता है। ठीक है, और एक दूसरा जो इनका अनुप्रयोग आप इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में, यह है कि जलीय गतिकी, यानी जलीय गतिकी में कैसे इस्तेमाल होता है कि बर्नौली प्रमेय का पाइप प्रणाली के विभिन्न भागों में द्रव प्रवाह यानी फ्लूइड फ्लो के लिए दबाव की स्थिति की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आपको इसमें शॉर्ट में लिखना तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पहला तो इसमें स्पेस बनाने में, और दूसरा क्या है, विमान के पंखों को डिजाइन देने में, और तीसरा फिल्टर पंप बनाने में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यानी 13वां हम देख लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन क्या है कि बहिस्त्राव वेग के लिए टॉर्सली का प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से बर्तन की दीवार से बने छेद से निकलने वाले द्रव द्वारा क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी यानी परास का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है टॉर्सली का हम प्रमेय देख लेते हैं, और उसके बाद जो है इसमें जो क्षैतिज दिशा में जो परास का सूत्र है वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे आया था। ठीक है, तो जो ये हमारा टॉर्सली का प्रमेय है जो बहिस्ताव वेग के लिए है। तो इनके अनुसार किसी तरल का बहिस्ताव वेग उस वेग के मान के बराबर होता है जो द्रव के स्वतंत्र तल से स्वतंत्रतापूर्वक पिंड द्वारा बहिस्त्राव बिंदु तक पहुंचने में प्राप्त होता है। तो इसे ही जो है बहिस्ताव वेग का नियम या फिर टॉर्सली का प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो द्रव के स्वतंत्र तल पर लागू और विस्तृत बहिस्त्राव बिंदु पर बर्नौली का प्रमेय लागू करने पर जो है हमें ये आगे जो है वो तो प्रमेय था। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि परास के लिए सूत्र और अधिकतम परास के लिए सूत्र और व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है, तो इसमें जो है परास बराबर तो ये होगा कि बहिस्ताव चाल इंटू समय। ठीक है, यानी √GH इंटू √2H माइनस H अपॉन जी। ठीक है, यानी x बराबर 2√H इंटू H माइनस H, ये हम इसको तीसरा समीकरण मान लेते हैं। और फिर जो है चूंकि गति के द्वितीय समीकरण से h बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर, यानी कि इसमें हम h का मान रख देते हैं कि h माइनस एच बराबर 0 प्लस 1/2 GT स्क्वायर, 1/2 GT स्क्वायर बराबर h माइनस एच, यानी t बराबर क्या हो गया,
2 इंटू एच माइनस एस अपॉन में जी। ठीक है, तो इसमें हमने जो समीकरण 3 माना था, इसे आप जो है समीकरण पहला ही समझिए, वो जल्दबाजी में थोड़ा मैंने नोट कर दिया था। ठीक है, तो इस पे आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये जो समीकरण 3 क्या हो गया, बहिस्ताव क्षैतिज पराज का सूत्र हो गया। ठीक है, और इसमें जो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि इसका अधिकतम मान तब बराबर होता है जब h और h का मान बराबर हो। यानी कि h अगर बराबर है कैपिटल H माइनस एच, तो h प्लस h बराबर h, यानी 2 कैपिटल H बराबर कैपिटल H। यानी कि h का मान जो हम इसमें अगर निकालना चाहें, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे ये जो है स्मॉल h है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। यहीं कहूँ कि कैपिटल H कैसे हो गया ये, तो ये जो स्मॉल h है। ठीक है, तो इसका 2 नीचे हमने कर दिया, तो स्मॉल h बराबर कैपिटल H अपॉन में 2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यानी हमारा 14 है कि पृष्ठ तनाव की परिभाषा सूत्र मात्रक विमी सूत्र पृष्ठ तनाव का कारण सहित लिखिए। ठीक है, तो इसका भी उत्तर हम देख लेते हैं। तो इसका उत्तर जो हमारा यही है कि किसी द्रव के जो है पृष्ठ का एकांक क्षेत्रफल में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है परिभाषा तो ये हो ही गई। अब सूत्र मात्रक और विमी सूत्र हम देख, तो जो ये पृष्ठ तनाव का सूत्र जो है E बराबर W अपॉन में A होता है, और इसका जो मात्रक है इस सूत्र के हिसाब से वो जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद हम पृष्ठ तनाव का कारण भी देख लेते हैं। तो पृष्ठ तनाव का कारण यह है कि द्रव के बूंद के पृष्ठ के दोनों ओर के दाबों के अंतर को दाब अधिकता कहते हैं। इसे डेल्टा पी से निरूपित करते हैं, और यही दाबांतर का कारण पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा है 15वां, यानी मोलर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा तथा Cp माइनस Cv का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है मोलर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जो यह है कि गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कि किसी गैस के एक मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे C या MC से निरूपित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया है, CV। ठीक, तो थीटा बराबर जो है म्यू डेल्टा टी, यानी कि जूल प्रति मोल केल्विन या कैलोरी प्रति मोल केल्विन। ठीक है, अब जो इसमें CP CV का मान है ये भी आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो CP CV का मान है ये मेयर के सूत्र से मिला हुआ है, जो कि है कि CP जो है बड़ा होता है CV से, और जिसका मतलब जो ये हुआ कि CP माइनस CV बराबर में R। अब ये आया कैसे ये भी देख लीजिए कि किसी गैस के Cp का मान Cv से अधिक होता है, और Cp और Cv का अंतर आदर्श गैस नियतांक के बराबर होता है। ठीक है, अब जो आगे हम देख ले, तो आगे इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि R का जो मान होता है वो 8.36 जूल प्रति मीटर केल्विन या 2 कैलोरी प्रति मोल होता है। ठीक है, तो आप इतना ही, ये आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यानी 16 है, समतापी प्रक्रम और ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, इसमें जो है प्रक्रम का थोड़ा ये मिस प्रिंटिंग हो गया है। ठीक है, तो इसका भी हम उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि समतापी प्रक्रम जो है, इसमें पहला हम ये है कि समतापी प्रक्रम में तापमान स्थिर रहता है, जबकि ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम में तापमान में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, यानी सॉरी परिवर्तन होता है। और दूसरा जो है समतापी प्रक्रम में ऊर्जा का आदान प्रदान ताप के बिना होता है, जबकि ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम में तापमान के परिवर्तन के कारण ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर जो है 18वां देख लेते हैं कि सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। ठीक है, और सरल आवर्त गति करते हुए पिंड के आवर्तकाल यानी टी का सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा हमारी यह है कि भौतिक में सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं कि जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत कार्य करती है
उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत एवं परिमाण विस्थापन के समानुपाती होती है। ठीक है, अब जो है इसमें सरल अर्थ करते हुए पिंड के आवर्तकाल का सूत्र भी हम देख लेते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से जो है हम जो है सरल अर्थ गति करते हुए पिंड का आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ये mg साइन थीटा है, ये क्या है, प्रत्यानयन बल होता है। ठीक है, जो कि जो वापस आ रहा है तो यानी माइनस mg साइन थीटा। ठीक है, और ये बराबर होता है द्रव्यमान यानी m, और जो ये अल्फा आप देख रहे हैं ये त्वरण के लिए होता है। ठीक है, तो आप जो ये इसमें अल्फा देख रहे थे, ये जो है इसमें सरल अर्थ गति करते हुए का पिंड का त्वरण होता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस mg साइन थीटा के। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये एम इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसमें जी ही बचा। ठीक है, अब चूंकि साइन थीटा बराबर इसके अनुसार एक्स अपॉन एल हो गया। ठीक है, अगर साइन थीटा के हिसाब से इसमें चला जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अल्फा बराबर माइनस जी, और जो है साइन थीटा का मान आप देख ही लेते हैं कि एक्स अपॉन एल है, तो ये हमने वैल्यू रख दी, फिर माइनस जी एक्स अपॉन एल हो गया। ठीक है, इसे हम पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण पहले की तुलना करने पर किससे, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स से करने पर। ठीक है, तो हमें मिलता है कि ओमेगा स्क्वायर बराबर जी अपॉन एल, यानी कि ओमेगा बराबर अंडर रूट जी अपॉन एल। ठीक है, तो इससे जो है हमारा सूत्र क्या निकल के आया, टी बराबर टी पाई बटे ओमेगा। ठीक है, और इसलिए टी बराबर 2 पाई ओमेगा का हमने जो यहाँ पर मान देखा था वो हमने रख दिया अंडर रूट जी अपॉन एल। ठीक है, यानी कि आखिरी में जो ये सूत्र बन के हमारे पास आया वो यह है कि टी बराबर 2 पाई अपॉन टी पाई अंडर रूट जी अपॉन, सॉरी ये थोड़ा गलत कर दिया मैंने, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 सरल अर्थ गति करते हुए पिंड के आवर्तकाल का सूत्र हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि 19वां है, सरल अर्थ गति में कण के विस्थापन t यानी वेग और v और त्वरण अल्फा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका भी उत्तर हम देख लेते हैं। तो सरल अर्थ गति करते हुए पिंड के वेग तथा त्वरण के लिए व्यंजक या सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें जो है सरल अर्थ गति करते हुए पिंड का विस्थापन y बराबर a साइन ओमेगा t होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और जो समय के सापेक्ष विस्थापन के परिवर्तन की दर होती है इसे हम वेग कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम ज्ञात कर लेते हैं कि v बराबर डी वाई अपॉन डी टी बराबर डी ए साइन ओमेगा टी और बटे टी, और इससे जो है ए डी और डी टी और ये साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है, तो इसे जो है कैंसिल आउट होकर जो है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी बन गया। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या है, वेग का सूत्र हो गया। ठीक है, लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी आप ये इसका आगे और देख लीजिए कि v बराबर जो है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसे हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे हमने पहला माना था, और जो है चूंकि कॉस ओमेगा टी बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है, तो इसमें हम वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे ए। ठीक है, तो इसमें जो है हम देखते हैं कि v बराबर ए ओमेगा कॉस डब्ल्यू टी, यानी डब्ल्यू यानी कि ओमेगा है ये। ठीक है, और v बराबर ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए, तो इससे ए जो कैंसिल हो सकता है, तो v बराबर क्या हो गया, डब ओमेगा बराबर सॉरी ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या, ये असल में जो v का मान होता है जो सरल अर्थ गति करते हुए पिंड का है, वो जो है उसका वेग का ये सही समीकरण है। ठीक है, अब हम जो है इसका त्वरण का भी देख लेते हैं। चूंकि समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, इसलिए त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो इस सूत्र के हिसाब से हम रख देते हैं वैल्यू, अल्फा बराबर जो है डी इंटू वी और डी इंटू टी बराबर डी बटे डी टी और ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो आगे हमें अल्फा यानी कि त्वरण का सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, तो
तो ये जो है बराबर होगा ए ओमेगा डॉट टी अपॉन डी टी और इंटू कॉस ओमेगा टी, या अल्फा बराबर ए ओमेगा डॉट माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, यह अल्फा बराबर जो है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, इसे हम चौथा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, और जो है या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई ए। ठीक है, यानी कि अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, जिसको हम मान लेते हैं पांचवा समीकरण। यानी कि समीकरण 4 और 5 सरल आगृति करते हुए पिंड का सूत्र है किसका? त्वरण का। ठीक है, त्वरण का। ठीक है, अब जो है हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा आपको ये बोरिंग जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये आपको सीखना होगा, तभी आप पेपर में अच्छे ढंग से इसे हल कर पाएंगे। क्वेश्चन यानी विश्वा है कि एक समतल प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण y बराबर 0.5 साइन गुणे 3.14 t माइनस 1.57 x मीटर है। इस तरंग का आयाम, कोणीय वेग ओमेगा और तरंग की आवृत्ति, तरंग की चाल, तरंग की तरंगदैर्ध्य, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो उत्तर में हमने दिया गया है कि प्रगामी तरंग का जो समीकरण है वह y बराबर 0.5 साइन 3.14 t माइनस 1.57 x मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तरंग का आयाम देख लेते हैं। इसमें जो ये तरंग का आयाम है वो क्या है? 0.5 हो गया। ठीक है, यानी कि ये इसका आयाम हो गया। ठीक है, और उसके बाद तरंग का हम कोणीय वेग भी देख लेते हैं, जो कि है 3.14 रेडियन प्रति सेकंड। तो ये कहाँ से आया? ये जो है यहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ ओमेगा टी होता है, यानी ओमेगा का मान हमें क्या मिल गया? 3.14 हो गया। ठीक है, फिर तरंग की आवृत्ति यानी कि एन यानी कि एफ है, वो होता है बराबर ओमेगा बटे 2 पाई, जो कि होती है 3.14 बटे 2.14 होता है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यानी 1/2 बचा, और ये किसके बराबर हो गया? 0.5 हर्ट्ज के। ठीक है, अब अगला जो है तरंग की चाल थी वो है ओमेगा बटे के। अब के का चूंकि इन्होंने मान दिया हुआ है, तो इसलिए v बराबर ओमेगा बटे 1.57 और v बराबर जो 3.14, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? 2 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होगी? ये जो है प्रगामी तरंग की वेग या फिर कहें कि चाल कह सकते हैं। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन यानी 21वां हम देख लेते हैं। अरे वो एक लास्ट में आपका रह गया था, 5वां, तरंग की तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तो ये बराबर होती है 2 पाई अपॉन में के बराबर 2 गुणे 3.14 बटे 1.57। ठीक है, तो इसे हम काटेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 4 मीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो कि हमारा 21वां था वो यह है कि विस्पंद से आप क्या समझते हैं? प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या यानी विस्पंद आवृत्ति का मान कितना होगा? ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं इसका उत्तर। तो विस्पंद जो है हमारा यह है कि जब समान आयाम वाली किंतु भिन्न आवृत्तियों वाली दो ध्वनि तरंगें एक साथ मिलती हैं तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले उतार चढ़ाव को विस्पंद कहा जाता है। ठीक है, तो प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या यानी विस्पंद आवृत्ति का मान 2 होता है। ठीक है, एक हल के जरिए हम समझते हैं कि यदि F1 और F2 दो तरंगों की आवृत्तियां हैं तो विस्पंद आवृत्ति FB निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जा सकती है, यानी कि FB बराबर F1 माइनस F2। और अगर हम F1 की वैल्यू 442 हर्ट्ज रखें और F2 की वैल्यू 440 हर्ट्ज रखें, तो FB बराबर 442 माइनस 440 अगर करेंगे हम इसे माइनस में से, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? विस्पंदों की संख्या होगी, यानी कि विस्पंद आवृत्ति हो गई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि हमारा है 22वां। तो अगला क्वेश्चन जो कि खंड 5वीं का है वो है 22वां। डॉपलर प्रभाव क्या है? डॉपलर प्रभाव के कारण ध्वनि की आवासीय आवृत्ति के लिए सामान्य सूत्र लिखिए। और क्वेश्चन एक है कि एक इंजन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थिर श्रोता की ओर आ रहा है। इसकी सीटी की ध्वनिक आवृत्ति 400 हर्ट्ज है। श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति की गणना कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डॉपलर प्रभाव क्या है। ठीक है, तो तरंगों में जो डॉपलर प्रभाव होता है वो यह है कि डॉपलर प्रभाव तरंगों का गुण है और ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्षिक गति के कारण श्रोता को स्रोत के मूल आवृत्ति से भिन्न आभासी आवृत्ति सुनाई पड़ने की घटना को ध्वनि में डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये इसका डॉपलर प्रभाव होता है किसमें? तरंगों में, यानी कि
ध्वनि के रूप में, ठीक है। और डॉपलर प्रभाव दो रूपों में होता है, एक तरंग के रूप में और एक जो है प्रकाश के रूप में होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है स्रोत यानी कि प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच सापेक्षिक गति के कारण प्रेक्षक को स्रोत के मूल तरंगदैर्ध्य से भिन्न आभासी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश दिखाई पड़ने की घटना को प्रकाश में डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और जो ध्वनि के लिए जो आभासी आवृत्ति जो क्वेश्चन में थी वो उसका सूत्र ये है कि एन डैश बराबर वी एस माइनस वी जीरो प्लस डब्ल्यू और उसके बाद वी एस प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, इसमें फिर इंटू में एन जीरो हो गया, ठीक है। इसमें शायद मैंने थोड़ी सी यहाँ पर गलत कर दिया, यहाँ पर शायद मैंने डब्ल्यू बोल दिया था, यहाँ पर आप वी जीरो ही है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो हर वैल्यू का क्या मान क्या इसका अर्थ होता है इसका भी आप देख लीजिए। जहाँ एन जीरो बराबर क्या होता है, स्रोत की मूल आवृत्ति, और वी जीरो बराबर होता है स्रोता का वेग। अब आगे भी देख लेते हैं कि इनमें इसका भी क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो जो वी एस होता है वो स्रोत का वेग होता है और जो डब्ल्यू होता है वो वायु की चाल होती है, और जो ये एन होता है वो एन जीरो, ठीक है। तो ये होता है सुनाई पड़ने वाली आभासी आवृत्ति, ठीक है। अब जो है हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया था हमें डॉपलर प्रभाव के लिए। तो क्वेश्चन में हमें इन्होंने दिया था कि v बराबर 330 जो है मीटर प्रति सेकंड है और वी एस बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको हमने डिवाइड करके मीटर प्रति सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड में ला दिया है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो वेग है वो मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है, इसीलिए हमने इसको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कर दिया है। तो अब चूंकि इसमें आभासी आवृत्ति है तो इसमें जो ट्रेन है वो श्रोता के पास आ रही थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने इसे सॉल्व किया है। तो सूत्र के हिसाब से एन डैश बराबर वी अपॉन वी प्लस वी एस और इंटू में एन जीरो, ठीक है। तो हमने वैल्यू रख दी 400 हर्ट्स और ये 330 मीटर प्रति सेकंड और 330 मीटर प्रति सेकंड माइनस 20 मीटर प्रति सेकंड सूत्र के हिसाब से, ठीक है। तो इसे हमने हल किया तो ये हमारा जो है 400 इंटू यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया और यहाँ से इसमें हमने माइनस करके 330/310 जो है हर्ट्स इसमें वैल्यू ला दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका मान इतना निकल के आया था कि 400 इंटू 33/31, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे तो 425.8 हर्ट्स इसकी सही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो अथवा में है वो यह है कि अप्रगामी तरंग समीकरण y बराबर 2a cos 2 x अपॉन लैम्डा साइन 2 t अपॉन में t को व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका भी हम उत्तर देख लेते हैं। तो ये इसका प्रगामी तरंग का व्यापक समीकरण देखिए, इसमें y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई है, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। इसमें y बराबर तो आप जानते हैं तरंग कण का विस्थापन है, ओमेगा बराबर तरंग का कोणीय वेग और x बराबर क्या है, मूल बिंदु से दूरी है और t समय है, ठीक है। हम जानते हैं ओमेगा बराबर 2 होता है जहाँ t तरंग का आवर्तकाल है, ठीक है। अभी इसी से हम जो है जो अभी समीकरण दिया गया था इसे हम व्युत्पन्न करेंगे। तो हम जानते हैं k बराबर होता है 2 लैम्डा, जहाँ लैम्डा तरंग की तरंगदैर्ध्य है, और w और k का मान समीकरण पहले में रख देते हैं जो पहला हमें दिया गया था। तो उसमें अगर हम रखेंगे तो y बराबर a साइन 2 x अपॉन में पाई माइनस 2 t अपॉन में कैपिटल T प्लस फाई, यह ओमेगा बराबर 2 n भी हो सकता था जहाँ n तरंग की आवृत्ति है। तो यहाँ से ये भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो 23वां है वो है आदर्श गैस के लिए अणुगति सिद्धांत की परिकल्पनाएं लिखी हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए अणुगति सिद्धांत की परिकल्पनाएं हैं। तो पहला यही है कि गैस के सभी अणु अत्यंत सूक्ष्म, दृढ़ तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ हों। और दूसरा क्या है कि अणुओं का आयतन गैस के अणुओं के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। और तीसरा है गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। तो अगला पॉइंट यानी चौथा तो अगला पॉइंट जो चौथा हमारा वही है कि दो अणु आपस में टकरा जाएं अथवा अणुओं के दीवार से टकराना पूर्णतः प्रत्यास्थ हो अथवा गतिज ऊर्जा संरक्षित हो, ठीक है। और इसका जो पांचवा परिकल्पना का है वो ये है कि दो अणु के टक्कर के बीच अणु सरल रेखा में चलते हैं, परस्पर टकराने पर अणुओं की दिशा बदल जाती है, ठीक है। और छठा हुआ है कि दो अणुओं को टक्कर में लगा समय नगण्य होता है, ठीक है। और सातवां है कि संपूर्ण बर्तन में अणुओं का वितरण एक समान होता है, ठीक है। और आठवां क्या हुआ, आठवां यह है कि अणुओं का द्रव्यमान नगण्य होता है तथा वेग तेज होता है, जिससे अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर ये उपयुक्त सभी परिकल्पनाओं को जो गैस से पालन करती है उन्हें आदर्श गैस कहते हैं, ठीक है। ये आदर्श गैस जो है उसकी परिकल्पनाएं हैं, ठीक है, यानी अणुगति सिद्धांत की परिकल्पनाएं, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो अथवा में रखा हुआ है वो यह है कि सरल आवत गति की विशेषताएं लिखिए। सरल आवत गति करते हुए एक कण का विस्थापन समय संबंध समीकरण y बराबर 0.50 साइन 500 t प्लस 0.5 द्वारा प्रदर्शित है, जहां दूरी सेंटीमीटर है तथा समय सेकंड में है। कण का आयाम, कोणीय आवृत्ति और आवृत्ति तथा प्रारंभिक कला यानी फाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें सरल आवत गति की विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये हैं इसकी सरल आवत की विशेषताएं, जो कि ये हैं। इसमें जो है पहला यही है कि पिंड की गति मध्यमान बिंदु के इधर उधर सरल रेखा में हो। ठीक है, और दूसरा यह है कि पिंड में उत्पन्न त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर या विस्थापन के विपरीत होती है। ठीक है, अब इसका जो अगला जो क्वेश्चन है जो इसमें दिया गया था वो भी देख लेते हैं। तो अथवा में जो ये खंड वी का है, वो यह है कि दिया है जो y बराबर 0.50 साइन 500 t प्लस 0.5, ये जो है इन्होंने मीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, और समीकरण पहले की तुलना y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव से करने पर, ठीक है, इसी से हमें जो है इसकी सारी वैल्यूज़ का पता लगेगा कि क्या है कण का आयाम और कोणीय आवृत्ति और आवृत्ति तथा प्रारंभिक कला। ठीक है, तो इसमें पहला तो हम जान ही गए हैं कि कण का आयाम जो है क्या है 0.50 मीटर की जगह यहाँ पर सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है सेंटीमीटर, यहाँ हम सेमी लिख देते हैं। ठीक है, सेमी। और कोणीय आवृत्ति क्या होगी? कोणीय आवृत्ति जो है 500 रेडियन प्रति सेकंड हो गई। जो यहाँ पर सेमी की जगह जो है चाहे तो हम यहाँ डॉट लगा देंगे या तो हम इसकी जगह यही लिख दें कि सेंटीमीटर, ये सही होगा। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी में लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जो है दूसरा देख लेते हैं कोणीय आवृत्ति, यानी ओमेगा बराबर 500 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया आवृत्ति, यानी ओमेगा बराबर 2 पाई। वैल्यू हमने इनपुट की और कैंसिल आउट कर दिया, तो कितना बचा 79.6 हर्ट्ज। ठीक है, और चौथा यानी कि आखिरी जो बचा था प्रारंभिक कला फाई, तो ये क्या होगी 0.5 रेडियन। ठीक है, जो कि ये रही, ये फाई का मान होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो 24वां ये है हमारे पास कि यदि तनित डोरी में उत्पन्न तरंग की चाल v तथा तनाव t और रस्सी के एकांक लंबाई के द्रव्यमान म्यू पर निर्भर करती है तो विमी विधि से तरंग की चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो इसका भी उत्तर हम देख लेते हैं। तो ये जो है तनित डोरी में जो उत्पन्न तरंग होती है वो पहले तो आप जान लीजिए अनुप्रस्थ तरंग होती है, और ये रहा उसका सॉल्व क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये है कि माना तरंग की चाल v समानुपाती है किसके, तनाव a और लंबाई का एकांक द्रव्यमान का b। ठीक है, यह v समानुपाती टी ए और म्यू b, यह v बराबर के टी ए न्यू b, और पहला समीकरण इसे हम मान लिए। ठीक है, और फिर इसे हम समीकरण पहले के दोनों तरफ विधि रूप से लिखने पर हम लिख दिया इससे। तो एल टी माइनस वन तो इधर होगा क्योंकि v तो एल टी माइनस वन के हिसाब से ही लिखा जाएगा, और के टी यानी एम एल टी माइनस का 2, और इसमें a की घात हो गई, और एम एल टी माइनस का 1 ये b की घात हो गई। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि एल टी माइनस 1 और m की जो है a प्लस बी हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें कैसे ये हुआ ये भी देख लीजिए, m की गुणा m से की गई, तो जानते हैं हम कि अगर दो अक्षरों के बीच में गुणा किया जाए तो वो जो उनकी घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो देखिए ये दो m है, या फिर कहें कि समान गुणांक के गुणा करने पर जो है उनकी घातें जुड़ती हैं। समान देखिए m ये भी है m ये भी है, तो इसकी वजह से इसकी a और इसकी b जोड़ दी गई। ठीक है, एल भी चूंकि इसमें था इसमें भी था, तो इसका भी एल ए माइनस बी हो गया, क्योंकि -1 की वजह से ये माइनस बी हो गया था। ठीक है, और टी की वैल्यू तो आप जान ही गए कि -2a हो गया, क्योंकि ये इससे गुणा हो गई थी। समीकरण 2 इसे हमने मान लिया। समीकरण 2 के दोनों तरफ m की विमा की तुलना करने पर तो हमें मिला है कि a प्लस बी बराबर 0, इसे हमने समीकरण 3 मान लिया है। और समीकरण 2 के दोनों तरफ l की विमा की तुलना करने पर हम देख पा रहे हैं कि a माइनस बी बराबर 1 हुआ है, इसे हमने चौथा मान लिया। और t की विमाओं की तुलना करने पर जो कि मिला हमें -2a बराबर -1। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे यही है कि यह a बराबर 1/2, यहाँ पर माइनस में वैल्यू थी तो हमने कैंसिल आउट करके 1/2 रख दी। अब a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो a प्लस बी बराबर 0, यानी 1/2 प्लस b बराबर 0। ठीक है, यह b बराबर -1/2। अब a और b का मान समीकरण पहले में हम रख दिए,
तो v बराबर KT 1/2 और म्यू -1/2 हो गया। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करके लास्ट में जो हमें ये एक समीकरण यहाँ पर ये मिल गया, जो कि क्या है, v बराबर √T/म्यू। ठीक है, ये u नहीं, ये म्यू है। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण पहला तनी हुई डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग की चाल का समीकरण या सूत्र है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन यही है कि अवमंदित दोलन किसे कहते हैं और इसकी विस्थापन समय ग्राफ को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो अवमंदित दोलन हम इसे देख लेते हैं पहले तो अवमंदित दोलन या अवमंदित कंपन। ठीक है, क्षयकारी बल के कारण समय के साथ ऊर्जा की क्षय से लोलक का विस्थापन आयाम के घटने को अवमंदन कहते हैं तथा इस प्रकार के कंपन को अवमंदित कंपन कहते हैं। ठीक है, ये किस इसके उदाहरण रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। तो अगला जो इसमें ये है कि 25वां, उससे पहले आप इसमें जो है विस्थापन समय ग्राफ मैंने आपको नहीं दिखाया गया है, तो आप इसे स्वयं बनाइएगा, क्योंकि स्वयं से बनाने पर ये आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे मैसेज जरूर करके बता दीजिएगा, मैं इस पर अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 25वां हम देख लेते हैं। शयान द्रव है तो स्टोक का नियम लीजिए तथा इसकी सहायता से किसी शयान द्रव में स्वतंत्रता पूर्व गिरते हुए ठोस गोले का सीमांत वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो ये है पहले तो स्टोक का नियम, ये इसका ग्राफी चित्र है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उत्प्लावन बल का जो वैल्यू क्या होती है 4/3 πr³ और ρh। ठीक है, ये नीचे यहाँ पर जो वापस लग रहा है इसके शयान बल हो गया जो 6πNV होता है, और गोली का भार जो mg होता है इसकी वैल्यू 4/3 πr³ dgh होता है। ठीक है, अब इसे हम देख लेते हैं कि कैसे सीमांत वेग का सूत्र ज्ञात किया गया है। तो माना अनंत विस्तार वाले तरंग में r त्रिज्या की गोली जिसका घनत्व d और द्रव का घनत्व फाई है गिर रही है। गोली की सतह भी गति करती है। तरलों की सतहों के बीच अपेक्षित गति के कारण शयान बल उत्पन्न हो जाता है और इस शयान बल का वेग गोली के वेग बढ़ने से बढ़ता जाता है। चूंकि शयान बल गोली के विरुद्ध विपरीत दिशा में होता है, इसलिए कुछ ही समय में नीचे की ओर लगने वाला बल ऊपर की ओर लगने वाला बल बराबर हो जाता है और गोली का नेट बल शून्य हो जाता है। इस स्थिति में गोली तरल में कुछ एक नियत वेग से गिरती है तथा इस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं और सीमांत वेग को VL से निरूपित करते हैं। ठीक है, और सीमांत वेग की स्थिति में हम देख सकते हैं कि भार बराबर उत्प्लावन बल और प्लस शयान बल होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी हो गई और लास्ट में जो ये सीमांत वेग का सूत्र निकल के आया वो यह है कि 2/9 r² और ब्रैकेट d माइनस रो ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये जो है इसका लास्ट जो सीमांत वेग का सूत्र हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने इसे ज्ञात किया है स्टोक के नियम से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो लास्ट बचा हुआ यह है कि पलायन चाल किसे कहते हैं और पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिंड के पलायन चाल का व्यंजक निगमन कीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यानी अथवा में है, पलायन चाल किसे कहते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिंड के पलायन चाल का व्यंजक निगमन कीजिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो ये है इसकी पहले तो परिभाषा। तो ये है कि पृथ्वी की सतह पर वह न्यूनतम प्रक्षेपण वेग जिससे कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए और पुनः पृथ्वी पर वापस न लौटे, उस न्यूनतम वेग को पृथ्वी के लिए पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, और इसे VE से निरूपित किया जाता है। ठीक है, और पृथ्वी पर पलायन वेग के लिए व्यंजक निम्नलिखित तरीके से प्राप्त किया जाएगा। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं U बराबर क्या होता है 0 और V बराबर क्या होगा -G जो कि पृथ्वी आयाम मतलब सॉरी यहाँ पर जो है V बराबर तो हम जानते हैं कि -G और RE है। अब पृथ्वी पर पलायन वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, देखना है हमें। तो पहला है कि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं कि U बराबर 0 होता है और V बराबर क्या होता है -G और बटे RE। ठीक है, गतिज ऊर्जा हम जानते हैं कि 1/2 mE² होता है। ठीक है, और E बराबर क्या होता है 0। ठीक है, और उसके बाद 1/2 mE² और G और RE। ठीक है, और VE बराबर √2 G MERE
इसे हमने पहला समीकरण मान लिया, ठीक है। और v बराबर क्या हो गया, √2g r² और बटे r, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं तो v बराबर हमें मिलता है √2g r², ठीक है। हमने समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि समीकरण पहले और दूसरी स्पष्ट है कि पृथ्वी या किसी ग्रह पर पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m तथा प्रक्षेपण कोण थीटा पर निर्भर नहीं करता है। पलायन वेग का मान केवल गुरुत्वीय त्वरण g और पृथ्वी की त्रिज्या r के मान पर निर्भर करता है। अब पलायन चाल का मान भी हम देख लेते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान, चूंकि v बराबर हम जानते हैं √2g r और r बराबर होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया और g बराबर क्या हो गया, 9 मीटर प्रति सेकेंड। और समीकरण 2 में हमने मान रखने पर हम देखते हैं कि v बराबर √2g r, ठीक है। हमने वैल्यू डाल दी तो इसमें जो हम इस पूरे को जो है सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 125.44 गुणे 10⁶। अब ये कैसे आ गया, ये ऐसे आया कि इसकी गुणा और इसकी गुणा और इसमें जो है हमने 1 दशमलव हटा इसमें लगा दिया हमने, तो यहाँ पर दशमलव जो है इसके बीच में लग गया, यानी 6.4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है जीरो बढ़ गया है, इसकी वजह से 10⁶ हो गया और यहाँ 6.4 की गुणा 9.8 और 2 से करके यहाँ पर वैल्यू आई है, ठीक है। फिर अगर हम इसका अंडर रूट दोनों का निकालते हैं तो इसका जो है 11.2 आएगा और 10⁶ का जो है 10�3 हो जाएगा, ठीक है। अब मीटर प्रति सेकंड ये तो वैल्यू हो गई। हम जानते हैं कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10�3, यानी कि 1000। इसकी वजह से ये 111.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई, ठीक है। तो ये इसमें का लास्ट क्वेश्चन था फिजिक्स का। आई होप कि आप इसमें जो है बोर नहीं हुए होंगे और आपको ये पेपर अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो इसी आई होप कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा और आप बोर नहीं हुए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।